हाय बच्चों, दिस इज़ लेक्चर थर्ड ऑफ नंबर थ्योरी, जहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर्स डिस्कस करेंगे और प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ओलंपियाड में वी विल सी ऑल ऑफ इट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो प्राइम नंबर में सबसे पहले तो ऑफकोर्स बेसिक है क्या कि प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर इसमें क्या होता है कि इसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, ये तो सबको पता है। और क्या है, एंड हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर होंगे? वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ओके, ये बात डन है। अब जैसे एग्जांपल, ये तो पता है, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग बच्चों। और जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, उनको क्या कहा जाता है? दे आर कंपोजिट नंबर्स। नॉट प्राइम आर कंपोजिट, आर कंपोजिट। फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट के लिए कौन होगा? 12। एग्जाम्पल 12। सो 12 क्यों? क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। क्या क्या? 1 2 3 4 6 12। सो दिस आर द फैक्टर्स। तो एक से तो ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए कंपोजिट है। ठीक, अच्छा। अब बच्चों प्राइम नंबर के कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टीज़ देख लो आप। प्राइम नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में 2 3 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ही पता होगा। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये एक एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको बोला जाता है प्राइम नंबर्स के लिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये सुने होंगे बच्चों कि इसमें होता क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को क्या किया जा सकता है? कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, बस ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसका मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, composite numbers can be factorized, can be factorized as product of primes, product of primes। ठीक है, प्राइम्स का प्रोडक्ट होगा। और एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा बच्चों? यूनिक होगा। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट in the orders, except in the orders which they occur, which they occur। मतलब किस ऑर्डर में प्राइम नंबर्स आएगा उसको छोड़ के बाकी इस कोई भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे 99 फॉर एग्जांपल, कोई भी ले लो 99। 99 को क्या लिखेंगे? 11 इंटू 9, लेकिन दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न है 11 इंटू 3 का स्क्वायर। सो अब आप चाहे 11 इंटू 3 स्क्वायर लिखो या 3 स्क्वायर इंटू 11 लिखो, बात तो वही है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक तो हुआ, ऑर्डर से मैटर नहीं करता। ठीक है, what is the second property? Second property says कि there are infinitely many primes, there are infinitely many prime numbers। अब ऐसा क्यों है? तो ये भी बताया जा सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ए प्रूफ। प्रूफ क्या है? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे? तो प्रूफ में हम लोग ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट नहीं, लेट देयर बी फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, लेट देयर बी फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। मान लेते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है, तो होगा क्या? उनको लिस्ट कर लेते हैं। से कुछ ऐसा मानते हैं P1 P2 P3 और ये चलता रहे Pn तक, जहाँ की n Pn जो है उसको लास्ट प्राइम मानते हैं। Pn इज द लास्ट प्राइम। ठीक है, Pn को लास्ट प्राइम मान लिया। ओके, डन। अब हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं एक न्यू नंबर बनाते हैं। जैसे लेट्स से n इज इक्वल टू, कैसा बना रहे हैं? तो P1 P2 P3
Pn तक मल्टीप्लाई कर लो, साथ में +1 कर लो, डन। ऐड कर लिए 1। अब क्या हुआ, दिस न्यू नंबर, ये तो न्यू नंबर है, क्यों? अब when n is divided by any of p1 p2 pn, किसी के साथ भी अगर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम ये कह सकते हैं कि देर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ n, या तो n केस, n के लिए केसेस क्या हो जाएगा, या तो n खुद प्राइम है, n इटसेल्फ इज प्राइम, ठीक है, या अगर n कंपोजिट है, n इज कंपोजिट बट डिविजिबल बाय प्राइम, नॉट इन आवर लिस्ट। अब सोचो, अगर n प्राइम है तो इसका मतलब क्या होगा कि n ये सबसे बड़ा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। n अगर कंपोजिट है और डिविजिबल ऐसे प्राइम से है जो कि लिस्ट में नहीं है, तो ये भी तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, क्योंकि हम तो फाइनाइट प्राइम्स माने थे। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर कंक्लूजन क्या है कि इनफाइनाइट प्राइम्स होते हैं। कंक्लूजन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम एग्जिस्ट, इनफाइनाइट प्राइम्स एग्जिस्ट, डन। ये है कंक्लूजन। अच्छा, और क्या है प्रॉपर्टी थर्ड, इसमें प्राइम की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, प्राइम डिविजिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, डिविजिबिलिटी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर इफ p डिवाइड्स ab वेयर ab इज इंटीजर, ठीक है, देन हम इतना कह रहे हैं कि p मस्ट डिवाइड आइदर a और b और बोथ। अब ये है बहुत सिंपल, बट प्रूवेंस में कभी कभी ये काम आएगा, बस इसी के लिए मैंने प्रॉपर्टी बता दिया। मैं बता रहा हूँ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं उसको एडवांस नंबर थ्योरी में यूज़ करके बहुत सारे प्रूवेंस किए जाते हैं, तो प्रॉपर्टी सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सपोज मान लो p एक प्राइम है, सपोज p इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, और a इंटू बी मान लेते हैं, जैसे 4 इंटू 6 है 24। तो इसका मतलब क्या है कि 3 अगर डिवाइड कर रहा है 24 को, तो इट मस्ट डिवाइड किसको, या तो 4 को या तो 6 को। तो इस केस में क्या हो रहा है, 4 या 6, ठीक है, 4 और 6। तो इस केस में क्या हो रहा है, 3 इज डिवाइडिंग 6, ट्रू। तो यही कह रहा हूँ कि p अगर ab को डिवाइड करता है, जहाँ ab क्या है, इंटीजर का फॉर्म, तो p मस्ट डिवाइड आइदर a और b और बोथ, ये होगा, ठीक। अच्छा, अब ऐसा हो गया, तो एक और चीज़ है यहाँ पे, क्या, ये प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा कह लो कि पुराने ज़माने में प्राइम नंबर्स निकालने के लिए क्या करते थे, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स। सो व्हाट बेसिकली वाज द मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों द सीव ऑफ इराटोस्थेनिस। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है, हम लोगों को लिस्ट याद हो जाता है इंडियंस को। इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने बोला कि एक काम करो कि 2 से 2 से शुरू करो, ठीक है। हाँ, मतलब इतना शुरू लिखने के लिए इतना मेहनत करना है, तो इससे बढ़िया है 2 से स्टार्ट करो, ठीक है। 2 से स्टार्ट करो एंड चूज़ लिमिट, लिमिट का मतलब मान लो 100 तक जाना है, 100 तक। अब क्या करो, सुनो, पहला प्राइम नंबर कौन है, फर्स्ट 2 के मल्टीपल्स को काट दो, 2 के मल्टीपल्स को काट दो। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे सपोज 1
2 3 4 5 बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें कुछ नया जानने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है। मैं 2 से शुरू करा और 2 के मल्टीपल्स को काट दिया, मतलब 2 प्राइम था तो 6 8 10 12 14 16 18 20 ये कट गया। ठीक, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे जो कि क्रॉस नहीं हुआ है, जैसे 3, तो 3 क्रॉस नहीं हुआ है तो 3 को रख लो। उसके बाद 3 के मल्टीपल्स को काट दो, जैसे 9 भी कट गया, फिर 15 भी कट गया, हो गया। फिर आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे 5, और 5 के मल्टीपल्स को काटते चलो, 15 भी कट गया, 20 हो गया। फिर आ जाओ 7, 7 भी है, फिर इसके मल्टीपल्स कट चुके हैं, फिर 11, फिर 13, फिर 17, जो बच गए ये सारे प्राइम है। दिस रिमेनिंग्स आर प्राइम। इसी को बोलते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें जानने का, बट नेक्स्ट दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर्टी बेसिकली हम 3 ही रहने देंगे प्राइम में। ठीक है, डन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर थ्योरम। प्राइम नंबर थ्योरम, ठीक है, प्राइम नंबर थ्योरम। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली किस चीज़ से डील करेगा? दिस विल डील विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम्स। नाउ इसमें बस आप फॉर्मूला समझ लो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम नंबर थ्योरम के लिए बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना प्राइम आएगा। सो इट गिव्स बेसिकली ये दे क्या रहा है, इट गिव्स approximate formula for the number of primes, किसके लिए दे रहा है? तो नंबर ऑफ प्राइम्स के लिए, अप टू ए नंबर x। मतलब कोई नंबर x है, उसके बीच में कितने नंबर ऑफ प्राइम्स आ रहे हैं वो लगभग कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम लोग कहते हैं पाई ऑफ x। ठीक है, ये डिनोट क्या करता है? नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू x, और इक्वल टू x, ये हो गया। सो देयरफॉर थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम स्टेट्स दैट कि पाई ऑफ x विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू x बाय ln x। ठीक है, और ln x क्या है? ये नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। डन। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर हम एक अप्रॉक्सीमेशन करें, जो कि मैं इसे करके देखा था कैलकुलेटर में, और ये लगभग एक्यूरेट रिजल्ट देता है। लगभग मतलब उतना भी नहीं, क्योंकि एलन लगा हुआ है। सो बट ठीक है, नियरली। मतलब देखो, अगर जैसे 10,000 की बात करें तो 2-3 हज़ार ऊपर नीचे कर देगा ये, बट यू कैन से इट्स ओके। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं है लेकिन चलेगा। जैसे मान लो, जैसे 10 लाख ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स को 10 लाख ले लिया। ठीक, तो ln ऑफ 10 लाख क्या होता है? सबसे पहले ln ऑफ 10 लाख क्या होगा? ये लगभग होता है, डेट इज़ 13.8155। अब देखो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेटर में बहुत लंबाएगा, मैं बस अप्रॉक्सीमेट लिया था। तो एस्टिमेट क्या होगा? एस्टिमेट कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी 10 लाख और डिवाइडेड बाय 13.8155। तो ये नियरली कितना आता है? लगभग 72,382। और पता है एक्चुअल नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं? एक्चुअल प्राइम्स टिल 10 लाख। तो ये लगभग कितने आते हैं? इस 78,498। अब देखो, मुझे पता है कि कैलकुलेशन में आप बोलोगे बच्चे कि सर लगभग 6,000 का गैप हो गया, लेकिन तुम ये सोचो कि आप काउंट भी कितने कर रहे थे? 10 लाख तक प्राइम्स। तो ये नियरली एक इंट्यूशन देता है, इससे ज़्यादा इसमें जानने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आता कहाँ से है, क्या है, ये अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये
IOChem के सिलेबस में है भी नहीं और इसे जान के कोई फ़ायदा नहीं है अभी ठीक है। फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हर चीज़ों का है, बट जब उसको सही टाइम पे डाला जाए और बताया जाए तो ऑफ कोर्स इट विल गिव फ्रूटफुल रिजल्ट। अब मैं यहाँ पे 1.5 घंटा तक मैं यही करते रहूँगा कि प्राइम नंबर थ्योरम आता कैसे है, सो इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर योर IOChem एग्जाम्स। सो डायरेक्टली लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन। प्राइम नंबर की क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 1 फर्स्ट क्या है, फाइंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर्स सच डैट n स्क्वायर प्लस 1 इज अ प्राइम नंबर। n स्क्वायर प्लस 1 कैसा होना चाहिए, इज अ प्राइम नंबर एंड n स्क्वायर प्लस 1 इज डिविजिबल बाय n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2, ये है। ठीक है, n स्क्वायर नहीं n क्यूब ले लो, दिस इज n क्यूब प्लस 3n माइनस 2, इससे डिविजिबल होना चाहिए। सो हाउ डू वी प्रोसीड, क्या प्रोसीजर है, फिर से डिविजिबिलिटी का कंडीशन लगाया गया है, तो कैसे कैसे कर सकते हो, हमको बोला क्या क्या है पहले ये देख लो। बोला है कि p एक प्राइम नंबर है जो कि n स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। ठीक, वेयर दिस इज प्राइम, p इज प्राइम। अच्छा, ये कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल्सो इट इज गिवन n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड्स n क्यूब प्लस 3n माइनस 2। ये अब याद करो बच्चों, लेक्चर 1 में मैं बार बार बोला था कि हमें कुछ हटाना होगा यहाँ से। किसको हटाना होगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 वाला केस है, तो n स्क्वायर प्लस 1 वाले में एक काम करते हैं, इसको एंड या सुपर सुपर एक काम कर सकते हैं। देखो हमें ये तो पता है कि देखो स्ट्रैटेजी क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड्स n स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल इसको n से मल्टीप्लाई कर लो और लेफ्ट राइट हैंड साइड को माइनस कर लो। सो दिस, इसको इससे माइनस किए तो n स्क्वायर प्लस 1, ये n क्यूब प्लस n आया था, तो n क्यूब कट गया, 3n माइनस n कितना हो गया, 2n माइनस 2। सो n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड्स 2n माइनस 2, सुपर, ये तो आ गया। अब ये पॉजिटिव है, सो अगर ये पॉजिटिव, दिस बिलोंग्स टू z प्लस, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऑल्सो मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव हो या जीरो हो जाए, ठीक है, तो केस ले लेते हैं, केस 1, 2n माइनस 2 ज़ीरो हो गया, तो n कितना हो गया, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1। अब n स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, विच बिकम्स 2। ठीक है, सो एक कंडीशन तो ये हो गया कि 2 है, तो बेसिकली यहाँ से 2 इज प्राइम, सो 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ p। ऑल्सो अब ये तो चेक करना पड़ेगा कि ऊपर में क्या था, n क्यूब प्लस 3n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू कितना, 8, 2 का क्यूब 8, सॉरी 1 का क्यूब 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 2, सो 2 डिवाइड्स 2 ट्रू है, तो n इक्वल टू 1 वैलिड है सॉल्यूशन। अच्छा, अब केस 2 ले लेते हैं, केस 2 मतलब 2n माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो n स्क्वायर प्लस 1 है, n स्क्वायर प्लस 1 है वो 2n माइनस 2 से छोटा या बराबर होगा। सो अगर इसको अरेंज करें तो वी कैन से कि n स्क्वायर माइनस 2n माइनस प्लस 1 प्लस 2, सो प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, विच गिव्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, प्लस 2, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑलवेज पॉजिटिव है तो बेसिकली ये तो गलत हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, तो ओनली केस क्या आया पॉसिबिलिटी, n इज इक्वल टू 1, तो बोला क्या था, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ नहीं, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 ही रह जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर सम इज इक्वल टू 1, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 2, सो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 says find sum of all
पॉजिटिव इंटीजर्स n, ठीक है, फॉर विच n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 इज अ प्राइम नंबर, नाउ फिर से प्राइम नंबर के क्वेश्चंस। अब कैसे करोगे इसको, हमको क्या चाहिए, वैसा n जिसके लिए n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 क्या हो जाए, प्राइम हो जाए। सो हाउ डू वी प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करें। अब देखो n स्क्वायर माइनस n 11 ये तो चलता ही रहेगा, तो अब चलने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ तक ले जाएं ताकि ये बने कि प्राइम आ रहा हो, ठीक है। सो बेसिकली n स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, लेट p ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 11, जहाँ की हमें क्या चाहिए कि p ऑफ n मस्ट बी प्राइम, हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि p ऑफ n जो होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को जब देखो तो उसमें टेस्टिंग करके देखो, टेस्टिंग मतलब इसको 1 रख के देखो, ठीक है। जब 1 रखोगे तो 11 आएगा, जब 2 रखोगे p ऑफ 2 तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 प्लस 13, ट्रू है, प्राइम है, दिस इज प्राइम। p ऑफ 3 रखोगे तो बेसिकली 9 माइनस 3 6 17, प्राइम है, सुपर। p ऑफ 4 रखोगे तो 12 प्लस 11 23, ट्रू है। p ऑफ 5 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5 20 31, सुपर। p ऑफ 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 1 41, ट्रू है, प्राइम। p ऑफ 7 जब रखोगे तो कितना होगा, 42 53, ये भी प्राइम है, गजब। p ऑफ 8 बच्चों 64 माइनस 8 56 प्लस 11 सो 67, प्राइम है, ट्रू। p ऑफ 9 कितना होगा, सो दिस विल बी 9 स्क्वायर माइनस 9 सो 81 माइनस 9 72 83, सुपर, दिस इज ऑल्सो प्राइम। p ऑफ 10 कितना होगा, p ऑफ 10 विल बी 10 स्क्वायर 100 माइनस 10 90 90 प्लस 11 101, दिस इज ऑल्सो प्राइम। अब एक मतलब सारे प्राइम आ रहे हैं, तो क्या जितने भी नंबर से बनेंगे वो प्राइम होंगे, लेकिन एक केस देखते हैं, p ऑफ 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11, इसमें तो सारे में 11 आ रहा है, तो 11 और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 प्लस 1, सो दिस इज 11 इंटू 11 डेट इज 11 स्क्वायर। नाउ नॉट ए प्राइम, नॉट प्राइम, इसका मतलब 10 तक सही चल रहा था, 11 पे आया और गाड़ी रुक गई, क्यों, क्योंकि ये प्राइम है ही नहीं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इस पैटर्न को देखते हैं। नाउ चेक आउट द पैटर्न कि इफ p ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 मॉड 11, क्यों 11 से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी अगर 11 का मल्टीपल आ जाए तो इसका मतलब हो क्या रहा है, वो प्राइम नंबर बन नहीं रहा है। अब देखो n स्क्वायर माइनस n प्लस 11, 11 तो 11 से कटता ही है, तो इसका मतलब बेसिकली हमको देखना क्या है, p ऑफ n इंटू n माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो मतलब मॉड्यूलो 11, ये देखना है, ठीक है। सो जिस बच्चे को कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बिल्कुल नहीं समझ आता उसके लिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ, हमें ये चेक करना है कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 11, ये तो 11 का मल्टीपल है ही, मतलब ये तो 11 से कटता ही है, तो n स्क्वायर माइनस n मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 11, मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल, मतलब मस्ट ऑल्सो भी कह लो डिविजिबल बाई 11, मतलब ऐसा कह लो मस्ट ऑल्सो भी मल्टीपल, डिविजिबल का मतलब तो यही हो जाएगा ना कि मल्टीपल ऑफ 11 है, तो इसका मतलब 11 तो प्राइम है, 11 इज एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर, तो या तो n, सो इसमें दो केस बनेगा, n इंटू एन माइनस 1 है ना, तो n डिविजिबल बाई 11 मतलब 11 डिवाइड्स n और 11 डिवाइड्स n माइनस 1, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि अगर 11 डिवाइड करता है n को तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 11k फॉर k बिलोंगिंग टू सम पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, सो p ऑफ 11k कितना हो जाएगा, p ऑफ 11k विल बी, अभी हम लोगों ने करा था n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 में 11k डाल दो,
तो 121k स्क्वायर माइनस 11k प्लस 11, सो दिस विल बी इक्वल टू 11k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। ठीक है, अब इसको प्राइम होना है तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा? अगर इसको प्राइम होना है तो ये 1 होना पड़ेगा। अरे तभी हो सकता है ना। नाउ इफ इट हैज़ टू बी प्राइम, इट हैज़ टू बी प्राइम, सो प्राइम में 11 तो प्राइम है ही, तो इसका मतलब 11k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? k इंटू 11k माइनस 1 डैट शैल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये है तो क्या ऐसा हो सकता है k बिलोंग्स टू z प्लस, तो ये तो हो ही नहीं सकता इक्वल टू 0, सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब कौन सा केस है? 11 डिवाइड्स n माइनस 1 करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसमें और क्या केस ले सकते हैं कि और 11 डिवाइड्स n माइनस 1, तो 11 डिवाइड्स n माइनस 1 वाले केस में खुद सोचो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि n से जो भी बड़ा वैल्यू है, अगर k ग्रेटर देन 11 है तो इसमें तो प्राइम तो निकला नहीं। ठीक है, अब 11 डिवाइड्स n माइनस 1 वाला भी केस करोगे तो n कितना हो जाएगा? 11 k डैश प्लस 1, और अगर ये k डैश प्लस 1 हुआ तो फिर से इसका स्क्वायर करो, p ऑफ ना क्या करना है हमें, n के जगह पे 11 k डैश प्लस 1 डालना है। सो यहाँ से भी जब वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा? वैल्यू था n स्क्वायर माइनस एन प्लस 11, तो डैट इज n इंटू एन माइनस 1 प्लस 11। n के जगह पे क्या पुट करना है? 11k डैश प्लस 1, यही है ना, या और इधर कितना हो जाएगा? 11k डैश और इधर प्लस 11, सो बेसिकली 11 कॉमन ले लो। 11 कॉमन लिए तो क्या बचा? k डैश इंटू 11k डैश प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, डन। सो अब कोई भी वैल्यू ले लो, मैं ये कह रहा हूँ दिस विल नॉट बी ए प्राइम। क्यों? जैसे k डैश को 1 ही ले लो, तो k डैश अगर 1 लिए तो k डैश सपोज 1 लिए तो n कितना हो गया? 12। अगर 12 हम पुट करते हैं, 12 स्क्वायर माइनस 12 प्लस 11, सोचो कितना होगा? दिस विल बी 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 प्लस 11, डैट इज 11 बाहर ले लिए तो 12 प्लस 1 13, 143। नाउ इज इट अ प्राइम? नो, प्राइम में तो क्या होना चाहिए था? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होना चाहिए, 13 तो नहीं होना चाहिए था। हो गया काम खत्म, सो डन। तो इसका मतलब दोनों केस में क्या होगा कि प्राइम नंबर आएंगे नहीं, बाकी कंपोजिट नंबर आएंगे। तो शुरुआत के 10 केसेस इज द ओनली वे वेयर वी गेट द प्राइम। तो बोला क्या था? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, तो n कितने हुए? 1 से लेके 10 तक, सो दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 11 बाई 2 विच इज 55। सो 55 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर निकालना है? तो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पेयर्स ऑफ ए बी विच इज एन एलिमेंट ऑफ z प्लस। ठीक है, सच डैट देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज p4, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज p4। कितना होना चाहिए? p4, जहाँ की p इज एन एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा ऑर्डर पेयर निकालो जहाँ की लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हो वो p4 के फॉर्म में है। सो हाउ वुड यू डू इट? अब a और b चाहिए, इसका मतलब अगर p4 आ रहा है एलसीएम, तो इसका मतलब जो a और b का पावर है वो तो हमेशा p का ही पावर रहा होगा। ठीक है, नाउ हाउ वुड यू डू इट? दिस इज सुपर क्वेश्चन अगेन। सो हम ये कह रहे हैं, पहले तो आपको दे क्या रखा है? एलसीएम ए बी का कितना चाहिए? p टू द पावर 4। अब क्योंकि सिर्फ p है तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन
of A and B will have only powers of P. Prime factorization of A and B will only have powers of P. ठीक है. सो अगर पावर ऑफ P हुआ तो हम ऐसा बोलते हैं लेट A इज इक्वल टू P टू द पावर X एंड B इज इक्वल टू P टू द पावर Y, जहाँ की X कॉमा Y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. ठीक है. तो कैसे करेंगे इसको? हाउ वुड वी डू इट? नाउ एलसीएम मानते हैं. किसका एलसीएम? ए और बी का. तो ए कितना है? P टू द पावर X. बी कितना है? P टू द पावर Y. और ये कितना हो जाएगा? P मैक्सिमम ऑफ X कॉमा वाई. एलसीएम तो ये होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो मल्टीपल देखने के लिए तो यही होगा. सो इसका मतलब ये कितना दे रखा है? P टू द पावर 4. तो मैक्सिमम ऑफ X कॉमा वाई कितना है? सो डैट इज इक्वल टू 4. तो हम क्या कहेंगे कि कम से कम एक इंटीजर जो होगा X और Y वो 4 होगा और दूसरा जो होगा वो 4 से कम होगा. देयरफॉर अरे मैक्सिमम X कॉमा वाई 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन इंटीजर आउट ऑफ X और Y, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 4. एक 4 होना चाहिए एंड अदर लेस देन 4. एंड अदर मस्ट बी लेस देन 4. अदरवाइज क्या होगा कि एलसीएम P टू द पावर 4 तो नहीं आएगा. ठीक है, वो बड़ा आ जाएगा उससे. ठीक. तो कंडीशन क्या है? कंडीशन मान लो. अब केस ले लेते हैं. केस कैसे लेंगे? एक तो 4 होना चाहिए. तो केस 1 ऐसा मान लेते हैं कि X 4 है. अब X 4 है तो मैक्सिमम ऑफ 4 कॉमा वाई, ये तो 4 हो गया. ठीक. तो ये कब होगा? तभी हो सकता है जब y लेस देन इक्वल टू 4 हो, विच इम्प्लाइज y लेस देन इक्वल टू 4. तो y का वैल्यू क्या क्या हो गया? 0, 1, 2, 3 और 4. सो यहाँ से पेयर्स क्या क्या आ गए? 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. ठीक है, इतने पेयर्स आ गए. डन. अच्छा, अब केस 2 की बात कर लें. सो केस 2 में क्या होगा कि y को 4 मान लेते हैं. तो y को 4 मानेंगे तो फिर से वही होगा, मैक्सिमम x कॉमा 4 क्या हो जाएगा? ये 4 के बराबर हो जाएगा. अब ये कब हो सकता है? जब x, आई एम सॉरी, या नाउ परफेक्ट. सो इस केस में क्या हो जाएगा कि x लेस देन इक्वल टू 4 होगा. तो यहाँ भी 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे. 5 x 0, 1, 2, 3, 4. तो एक क्या हो सकता है केस? 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4 एंड 4, 4. ठीक है, डन. तो टोटल नंबर कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने हुए? अब देखो, इसमें 4, 4 दो बार काउंट हो गया है. सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे? तो बेसिकली 5 इसमें, 5 इसमें, लेकिन एक माइनस कर लो. सो टोटल 9 पेयर्स. ठीक. नाउ सो 9 पेयर्स आर डन. अच्छा, इसको अल्टरनेटिव भी कर सकते हो. मतलब क्वेश्चन क्या था कि फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स. तो ऑर्डर पेयर्स नंबर कितने हो गए? 9 इज द आंसर. नाउ व्हाट इज द अल्टरनेटिव वे टू डू इट? देयर कैन बी एन अल्टरनेटिव वे. अब इसको आप ऐसे सोच लो. अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि एक्स वाई को ग्रिड पे सोचो. एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 ऑन ग्रिड. ठीक है. अब हमें ग्रिड पे क्या चाहिए? कितने पॉसिबल पेयर्स हैं? 25 पॉसिबल पेयर्स होंगे 5 क्रॉस 5 में. अरे एक्स में भी 5 एलिमेंट्स हैं, वाई में भी 5 एलिमेंट्स, टोटल कितने हुए? 25 पेयर. अब हमें क्या चाहिए? मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या चाहिए? 4. इसका मतलब हमको कहाँ पे चलना है? मतलब एक ग्रिड बना लो. ऐसा एक ग्रिड बना लो जिसमें कि ये एक्स है, ये वाई है, और टोटल एलिमेंट्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5. और इधर कितने? 1, 2, 3, 4 और 5. तो हमें जाना कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक. 1, 1,
से लेके 5,5 तक अगर जाना है, ठीक है। सो ये ऑर्डर्ड पेयर में एक प्रॉब्लम है, हमें सम कितना चाहिए, 4 ही चाहिए। तो 4 जानने के लिए मतलब हम कहाँ पे चलेंगे, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो इस ग्रिड से नीचे चलना है, ठीक है। सो मैक्सिमम ऑफ x कॉमा वाई लेस देन 4 वाला ग्रिड कहाँ है, जहाँ की x लेस देन इक्वल टू 3 है और y लेस देन इक्वल टू 3 है। तो ऐसे कितने ग्रिड होंगे, तो 0 से लेके 3 तक आ जाओ। 0 से लेके 3 तक कितने हुए, 4x4 ग्रिड हुए, ठीक है। तो 4x4 ग्रिड वाले टोटल कितने हैं, तो ये 16 है। अब 5x5 ग्रिड वाले कितने थे, 25। तो 25 में 16 माइनस कर लो, 25 में 16 डेट इज 9। तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे होंगे जो इसके लिए वैल्यूज आएगा। अरे मतलब मैं इंटीग्रल पॉइंट्स खोज रहा हूँ, तो 5,5 में टोटल कितने इंटीग्रल पॉइंट्स आए थे, तो 25 आए थे। और यहाँ से कितने आ गए वैल्यूज़, सो बेसिकली 4x4 वाले ग्रिड माइनस हो गए, हो गया काम ख़त्म। यही है ऑर्डर्ड पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड the number 2 to the power 48 minus 1 is exactly divisible by two numbers, दो नंबर से डिविजिबल है, between 60 and 70, between 60 and 70. Find the two numbers. Find the two numbers. कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड इट, सो सॉल्यूशन। अब देखो 2 to the power 48 माइनस 1 है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। 2 to the power 48 माइनस 1 को कैसे तोड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2 to the power 24 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 to the power 24 प्लस 1 एंड 2 to the power 24 माइनस 1, ठीक। अब ये तो बहुत बड़ा है नंबर, तो इसको फिर से तोड़ सकते हैं। 2 to the power 24 प्लस 1 कैन बी रिटर्न एज 2 to the power 12 प्लस 1। इसको तोड़ा हूँ मैं, कैसे तोड़ा हूँ, 2 to the power 12 का स्क्वायर लिखा हूँ, 2 to the power 12 माइनस 1। अब ये भी बहुत बड़ा नंबर है 50-60 से, तो इसको फिर तोड़ेंगे, इसको लिखो 2 to the power 6 प्लस 1, 2 to the power 6 माइनस 1। अब 2 to the power 5 क्या होता है, सिंपल है ना, 2 to the power 5 32, तो ये 64 प्लस 1 65 आ गया, और ये 63 आ गया। तो ये दोनों 65 और 60 और 70 के बीच में है, तो दो नंबर्स चाहिए था, तो 65 एंड क्या हो जाएगा 63, दैट इज द आंसर। काम खत्म, इजी वंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितने बन गए थे, 3, ये चौथा है, दिस इज 4th, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th, क्वेश्चन 5। अब क्या कह रहा है कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n let s of n be number of नॉन एम्प्टी सबसेट्स। क्या चाहिए हमें, नॉन एम्प्टी सबसेट्स, किसके, ऑफ 1 2 से लेके n तक, इन विच द एवरेज ऑफ द एलिमेंट्स इज एन इंटीजर। ये इंटीजर है, ठीक, सुपर्ब क्वेश्चन, इज एन इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ Sn, ठीक है, सम ऑफ Sn फॉर n इज इक्वल टू 1 2 से लेके 10 तक। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है n, तो मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ n बिलोंग्स टू z प्लस। अब बोला क्या, लेट Sn बी द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। अच्छा, नॉन एम्प्टी सबसेट्स चाहिए जहाँ पे एवरेज ऑफ द एलिमेंट इज एन इंटीजर, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे S, मान लो ये क्या लिखा है कि नॉन एम्प्टी सबसेट है, S भी नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, ऑफ 1 से n तक, जहाँ की बोला है 10 तक निकालने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कह रहे हैं कि नंबर हम कैसे मानते थे, ऑल्सो
ऐसा मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू के बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ठीक। और समेशन ऑफ एस इसको मान लेते हैं सम ऑफ एलिमेंट्स इन एस, सम ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ठीक है। वो मेरे से बोला क्या है, देखो कि लेट एस एन बी द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स इन विच द एवरेज ऑफ द एलिमेंट्स इज एन इंटीजर, एवरेज ऑफ द एलिमेंट इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि therefore according to question summation of s divided by k must be an integer, that is इसका मतलब क्या होगा कि जो k है वो समेशन ऑफ s को डिवाइड करता हूं, बस यही चीज चाहिए। तो अब हमको क्या, अब लास्ट में क्या बोला, बोला कि एस एन निकालो फॉर एन इक्वल टू 1 2 3 से 10, ओके। तो हमें निकालना है समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू 10 एस ऑफ एन, ठीक है, ये चाहिए हमको। तो कैसे निकालेंगे इसको, क्या करने का तरीका होगा, तो एक काम ये कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे एवरेज अगर देखें, मान लो जैसे खुद सोचो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जैसे S1 होगा तो सेट ऑफ वन एलिमेंट्स, मतलब जितने सबसेट्स होंगे एक एलिमेंट्स वाले, जैसे 1 to 10 में कितने सबसेट्स एक वाले होंगे, तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, ऐसे होंगे। जब S ऑफ 2 लेंगे, जब S ऑफ 2 लेंगे मतलब दो सबसेट वाला, तो देखो 1 2 तो नहीं हो सकता, 1 2 कैन नॉट बी एन एलिमेंट, क्यों, 1 प्लस 2 इज नॉट डिवाइडेड बाई 2। लेकिन तुम एक बात सोचो, 1 प्लस 3 दैट इज डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसा होगा कि दो दो का गैप हो सकता है। अच्छा, कोई बोलेगा सर और भी कुछ हो सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ, इवन नंबर गैप होना चाहिए, 1 5 हो सकता है, मतलब ऐसा 2 वाला गैप चलेगा, फिर 4 वाला गैप चलेगा, फिर 6 वाला गैप चलेगा, फिर 8 वाला गैप चलेगा। तो ये चीज हम लोगों को देखना है कि कैसे। अब जैसे तुम बोलोगे कि एस ऑफ 3 3 वाले सबसेट लेने हैं, 3 वाले सबसेट ऐसे लेने होंगे जैसे 1 2 3 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो 3 से डिवाइड होगा। तो k इज इक्वल टू 3 वाले ले सकते हैं, फिर k इज इक्वल टू 4 वाले एलिमेंट कैसे लेंगे जिसमें 4 सबसेट होगा, तो वो हम लोगों को टोटल निकालना है। तो इसका मतलब हम बार बार क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज फाइंडिंग। तो एवरेज फाइंडिंग अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब वी कैन यूज एपी, वी कैन यूज एपी इफ डिफरेंस इज सेम, इफ डिफरेंस इज सेम, हाँ या ना, तो हम लोग एपी यूज कर सकते हैं अगर डिफरेंस सेम है। तो ये अगर किया जा सकता है तो काम हो जाएगा, डन। सो बेसिकली वी कैन से कुछ ऐसा कहा जा सकता क्या कि मान लेते हैं एस तो सबसेट मान ही लिए, लेट एस तो मान ही लिए थे ना सबसेट, हाँ एस भी नॉन एम्प्टी सबसेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मानते हैं कि लेट एस सबसेट ऑफ कहाँ से कहाँ था, 1 2 3 से n, ठीक है, n। ये क्या कर रहा है, ये कंसिस्ट ऑफ के एलिमेंट्स, कंसिस्ट ऑफ के एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, ठीक, के एलिमेंट्स इन एन एपी, क्यों, क्योंकि मैं बोला डिफरेंस सेम होना चाहिए विथ फर्स्ट टर्म ए मान लो और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, एंड सी डी इज इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है, डन। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा सेट चाहिए, एस कैसा होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए प्लस डी वाला होना चाहिए, ए प्लस 2 डी वाला होना चाहिए, और डॉट 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 ए प्लस के माइनस 1 डी वाला होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए जिसका सम कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एस, ये कैसे निकलेगा, तो हमें भी पता है के एलिमेंट्स है, तो k बाई 2 2a प्लस के माइनस 1d, यही होता है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो इधर कितना हो गया, ka, ये तो इंटीजर रहेगा ही रहेगा, सो दिस विल बी एन इंटीजर, है ना, n बाई 2 कितना, ये तो कट गया, ka ये हटा दो, ठीक है, सो इसको हटा दिए, अब क्या बचा, तो यहां पे बच गया k माइनस 1, k इंटू के माइनस 1
d/2, यही बचा ना, ठीक है। k तो इंटीजर है ही, तो k को तो रहने दिया जाए और बाकी जो चीज है उसको देख लिया जाए, ठीक है। सो अगर ऐसा करें तो कैसे लाया जाएगा वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे हम ये कह सकते हैं, देखो कि ये तो इंटीजर है, a प्लस के माइनस 1 d/2, ये मस्ट बी इंटीजर। अब इसको इंटीजर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये तो इंटीजर होगा ही, k माइनस 1 d/2 को इंटीजर होना पड़ेगा। तो फॉर दिस इसके लिए क्या हो सकता है कि पहला केस k ऑड है, k इज ऑड, जैसे k 3 है, तो इस केस में क्या होगा 3 माइनस 1 d/2 दैट इज d, ये आ गया जो कि इंटीजर है। अच्छा, सेकंड केस क्या हो सकता है कि k इज इवन, सॉरी k का तो काम ले लिए, k माइनस 1 d/2 मतलब k को ऑड होना पड़ेगा। अच्छा, अब d का केस देख लेते हैं, इसका मतलब d को 2 से अगर डिवाइड कर दिए तो वो एक केस हो सकता है, d इज इवन, मतलब या तो k ऑड हो जाए तो 2 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, या d इवन हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे d 2 हो जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा k माइनस 1 2/2, तो ये हो गया k माइनस 1 विच इज इंटीजर दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो ये दोनों केस में कुछ भी ले लो और काम खत्म, ठीक है। तो k ऑड हो जाए या d इवन हो जाए, ठीक। नाउ देयरफॉर अब क्या करें, तो काउंट करते हैं, लेट्स काउंट। क्या काउंट करना है, तो नंबर ऑफ सच एपीज, नंबर ऑफ सच एपी सबसेट्स फॉर फिक्स्ड एन, फिक्स्ड एन के लिए फिक्स्ड एन कितना है, तो हमें 10 तक जाना है, ठीक है, 10 तक जाना है। सो और जहां की हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, n से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स अगर कोई भी k भी ले रखे तो उसमें 10 से वो बड़ा नहीं जाना चाहिए, यही तो बोला था कि Sn कहां तक है, n इक्वल टू 1 to 10, ठीक है, डन। सो नाउ हाउ टू काउंट समेशन ऑफ, देखो Sn काउंट करना n 1 से 10 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि सबसेट 1 वाला निकालना है, सबसेट 2 वाला निकालना है जिसका एवरेज डिविजिबल हो उस सेट से, तो बार बार इंडिविजुअली निकालने से थोड़ा टफ होगा। अब तुम एक बात समझो, हम इसको ऐसे सोचते हैं बच्चों कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कोई m हो जाए एंड AP, ठीक है, S विथ लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट m इज इक्वल टू मैक्स ऑफ S, ये क्या है, इज वैलिड सबसेट। कितने बार आएगा हम ये काउंट कर रहे हैं, वैलिड सबसेट फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1 टिल 10 तक। मतलब नहीं समझ में आया होगा, जैसे खुद सोचो, मैं कह रहा हूं कि जैसे तुमने लार्जेस्ट एलिमेंट मान लो सपोज 5 ले लिया, ठीक है, या फिर लार्जेस्ट एलिमेंट मान लो तुमने 2 ही ले लिया, तो वो कितने बार काउंट होगा, एक तो सेकेंड मतलब वो सबसेट 2 वाले में काउंट होगा, फिर 3 वाले में काउंट होगा, फिर 4 वाले में काउंट होगा, फिर 5 वाले में, फिर 6 वाले में, फिर 7 वाले में, फिर 8 वाले में, फिर 9 वाले में, फिर 10 वाले में, ठीक है। तो ये तो वैलिड सबसेट सबके लिए होगा, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इट इज काउंटेड इन SM प्लस 1, और ये चलता रहे कहाँ तक, S10 तक, जो कि टोटल कितना हो जाएगा। तो देखो M से काउंट करना शुरू किए और 10 तक गए हैं, तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा माने कि अगर 1 से काउंट कर रहे हैं तो कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक, तो इसका मतलब हम इसको काउंट करने के लिए कैसे कह सकते हैं, दिस इज टोटल ऑफ 11 माइनस m टाइम्स, सिंपल है, ठीक है, 11 माइनस m टाइम्स। सो हमें समेशन क्या चाहिए, समेशन देयरफॉर व्हाट वी रिक्वायर, समेशन इज इक्वल टू टोटल सम
ऐसे चाहिए होगा कि डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं 11 माइनस ये क्या था, m क्या था, मैक्सिमम ऑफ s, इसका समेशन चाहिए टिल s तक, ठीक है। सबसेट क्या है, सबसेट है 1 से 10 तक कहा गया है, ठीक है, 1 से 10 तक, जहां की k इज ऑड और d इज इवन, दोनों केस हम लोगों को देखना है, ठीक है। डन। अब क्या किया जाए, तो चेक कर लिया जाए इंडिविजुअली कि कैसे कैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है, हाउ मेनी कॉन्ट्रीब्यूशंस आर बीइंग डन, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बना लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद कॉमन डिफरेंस d, फिर सबसेट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, सबसेट्स a प्लस डी, और ये चलता रहे, ठीक। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। अगर ऊपर में ये समझ नहीं आया कि कैसे 11 माइनस एम आया, तो अभी तुम्हें समझ में आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन 11 माइनस एम कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स, एक काम करते हैं, k इज इक्वल टू 1, ये ऑड है, वहाँ पे तो ऑड की ही बात चल रही थी। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, देखो सबसेट्स पहले क्या क्या होंगे, जब k 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स 1, तो सबसेट्स 1 से 10 के बीच का सबसेट क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और ये कहाँ तक होगा, 10 होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें मैक्सिमम कितना दिख रहा है तुमको, 1, फिर कितना दिख रहा है 2, फिर कितना दिख रहा है 3, फिर कितना दिख रहा है 4, फिर कितना दिख रहा है 10 तक दिख रहा है, तो टोटल कितने हो गए, सॉरी इसको ऐसे ही लिख लो, इसके मैक्सिमम कितने, 1 से 10 तक सारे हैं इंडिविजुअली, ठीक, मतलब मैं किसी सबसेट का मैक्सिमम चेक कर रहा हूँ, ओके। तो अब एक बात बताओ, ये कितने बार कंट्रीब्यूट करे होंगे, जैसे खुद सोचो, 1 जो आएगा ये कब कब आ सकता है सबसेट, जब, अरे भैया नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, तो ये कितने सबसेट में आ सकता होगा, मतलब जैसे अगर 2 का सबसेट रहा होगा तो भी आ सकता है, 3 का सबसेट रहा होगा तो भी आ सकता है, 4 का सबसेट रहा होगा तो भी आ सकता है, 5 का सबसेट रहा होगा तो भी आ सकता है, 6 का सबसेट रहा होगा तो भी आ सकता है, ठीक है, 1। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये चेक कर लेंगे कि कितने बार इसने कंट्रीब्यूट करा होगा। तो कैसे हम बोल रहे हैं चेक करने के लिए, तो समेशन कर लेते हैं 1 से 10 तक का, हो गया काम खत्म। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, नो समेशन। और लेकिन समेशन यहाँ पे कैसे करेंगे, टोटल कितने बार काउंट हो रहे हैं, ये हम लोगों ने अभी देखा कि टोटल 11 माइनस एम टाइम्स काउंट हो रहे हैं, मतलब जब कोई एपी जिसका लार्जेस्ट एलिमेंट m है, ठीक है, वो वैलिड सबसेट किसके किसके लिए आता है, m प्लस 1 और से लेके 10 तक, तो काउंटिंग कितनी बार हुई, तो sm से लेके s10 तक, तो काउंटिंग है 11 माइनस एम टाइम्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ, 11 माइनस एम का, और m कहाँ से कहाँ है, m 1 से 10 है, तो इस केस में कितना हो गया बच्चों, ये वही हो जाएगा 1 प्लस से लेके 10, तो 10 इंटू 11/2 दैट इज 55, सो दिस इज 55। अच्छा के ये तो हो गया, अब के को 2 मान लेते हैं। अच्छा इसमें कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता था, एनी, क्यों, अरे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे होगा ही क्या, सेट तो 1 2 3 इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना। अब k इज इक्वल टू 2, अब k इज इक्वल टू 2, ये तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर k 2 है तो d को इवन होना पड़ेगा इस केस में, क्यों, क्योंकि k माइनस 1 तो ऑड हो जाएगा, तो d मस्ट बी इवन। मैं कहाँ की चर्चा चला रहा हूँ, k माइनस 1 d/2 की चर्चा चला रहा हूँ। तो अब देखो d, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 8, यही केस हो सकता है। अब जब d 2 है तो कैसे सेट्स बनेंगे, 1 3, फिर 2 4, फिर 3, फिर ये कहाँ तक चलेगा, सोचो 8 और 10 तक चलेगा। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितने कितने आ गए, मैक्सिमम है 3 4 से लेके 10 तक, तो समेशन कितना हो जाएगा, 3 m इज इक्वल टू 3 से 10 तक 11 माइनस एम, डन। तो पुट कर लो 11 माइनस, पहले 10 देख लेते हैं, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, फिर 2 m 11 माइनस 3 8 तक, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 9/2 दैट इज 36, सुपर। अब d 4 है, d 4 का मतलब 1 5, फिर 2 6, अब ये कहाँ तक जाएगा, 10 8,
मैक्सिमम फिर कितना हुआ, कहाँ से कहाँ, 5, 6, 7 से लेके 10 तक, ठीक। तो इस केस में काउंटिंग कितना होगा, समेशन ऑफ 11 माइनस एम। सो एम इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ जाना है, 5 से 10 तक, ठीक है। नाउ कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 10, तो 1 से 6 तक, 1 से 6 मतलब 6 इंटू 7 बाई 2 डेट इज 21। अच्छा, डी इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 1, 7, ठीक, 2, 8 और ये चलता रहे कहाँ तक, 4 और 10 तक। तो समेशन कितना हो जाएगा, समेशन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मैक्सिमम कितना हुआ, 7 से लेके 10 तक, तो जोड़ लो। तो समेशन 11 माइनस एम इसके लिए, समेशन 11 माइनस एम इसके लिए कितना होगा बच्चों, तो 11 माइनस 10 1 और 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, सो ऑफकोर्स दिस विल बी 7 9 10, ठीक है। सो दिस विल बी 10। अच्छा, डी इज इक्वल टू 8 ले ले, तो 1 और 9 और 2 और 10, यही दो एलिमेंट्स होंगे, 2 और 10। तो इसमें मैक्सिमम कितना हुआ, मैक्सिमम 9 और 10 हुआ, 9 और 10 मतलब 1 और 2, तो समेशन 11 माइनस एम कितना होगा, डेट इज इक्वल टू 3। हो गया काम खत्म, ठीक। ये तो k इज इक्वल टू 2 के लिए था। फिर k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 ऑड है, तो ऑड के लिए तो d क्या क्या हो सकता है, कुछ भी होगा, d के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो d 1 ले लेते हैं, d 2 लेते हैं, d 3 लेते हैं और d 4 लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहले d इज इक्वल टू 1, k 3 है, तो एक तो 1 2 3 होगा, फिर 2 3 4 होगा, और ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 8 9 10 तक, ठीक। अगर ऐसा गया तो इसका मतलब यहाँ पे सब में मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम 3 4 से लेके 10 तक हैं, ठीक। तो समेशन कैसे हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3 से 10 11 माइनस एम, सो 1 और कितना, 1 से लेके 11 माइनस एम डेट इज 1 से लेके 8 तक। तो 1 से लेके 8 तक कितना हुआ था, 8 इंटू 9 बाई 2 दैट इज 4 36, डन। डी इज इक्वल टू 2 ले लो, तो 1 3 5। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, खुद सोचो, जब इसका सम आएगा 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है ना, बिल्कुल ट्रू है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर 2 4 6 और ये चलता रहे कहाँ तक, 10 8 6, ये चला। तो इसके मैक्सिमम कहाँ कहाँ है, 5 से 10 तक, 5 से 10 तक का सम कितना होगा, तो सोचो 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सो दिस विल बी 21। सो इसका समेशन कितना हो जाएगा, समेशन विल बी 21। अच्छा, फिर d इज इक्वल टू 3 की बात कर लें, तो 1 4 7 फिर 2 5 8 और ये चलता रहे कहाँ तक, 10 10 में 3 घटाओ, 7 7 और 4, ये चलेगा। तो इसके मैक्सिमम कितने हुए, 7 8 9 10, तो ये कितने बार काउंट होंगे, तो काउंट होंगे 1 2 3 4, ठीक है। सो कितना हो गया, 1 2 3 4 मतलब 4 7 9 10, ये 10। अगेन डी इज इक्वल टू 4 की बात कर लें, तो 1 5 9 2 8 सॉरी 2 6 10, तो इसका मैक्सिमम कितना हुआ, 9 और 10, ठीक है। तो ये काउंट कितने होंगे, 3 बार, 11 माइनस 10 1, 11 माइनस 2 3, सुपर। अब ये हो गया। अच्छा, इससे आगे d इक्वल टू 5 नहीं ले सकते, क्यों, 1 6 लेंगे 11 आ जाएगा, तो 11 तो काउंट कर नहीं रहे। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले केस पे, k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4, अब k 4 है तो k तो इवन है, तो d कितना होना चाहिए, d मस्ट बी इवन, फिर से d मस्ट बी इवन। देखो, काउंटिंग करने का सिस्टमेटिक तरीका यही है, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। सो d इज इक्वल टू 2 हो गया। अब जब d इज इक्वल टू 2 हो गया, तो इस केस में क्या क्या लेंगे हम लोग कि 1 3 5 7, फिर क्या लेंगे 4 6 8 10, ठीक है, 4 6 8 10। तो यहाँ भी मैक्सिमम कितने कितने हैं, 7 8 9 और 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 में माइनस करते चलो 1 2 3 4, तो फिर से भाई कितना 10 तक, ठीक। फिर k इज इक्वल टू 5 ले लो, k इज इक्वल टू 5 लेंगे तो d कुछ भी होगा, तो d देखते हैं क्या हो सकता है। एक तो d 1, k 5 एलिमेंट है,
सो 5 एलिमेंट में d इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो एक कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर कहाँ होगा, 2 से लेके 2 3 एक बढ़ा दो इधर 6, तो ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 10 9 8 7 6, ठीक है। सो ये चलता रहा। एलिमेंट्स कहाँ कहाँ है, 5 से लेके 10 तक मैक्स है, 5 से लेके 10 तक मैं मैक्सिमम एलिमेंट्स चेक कर रहा हूँ काउंटिंग के लिए। पता है, आप सोचो मैंने ऐसा क्यों करा है। एक्चुअली देखो, इंडिविजुअली ये देखना कि 6 कितना बार आया है, ये ज़्यादा टफ है। इससे बढ़िया आप सेट बना लो कि कितने बार 5 वाले सेट्स आए होंगे। तो उसका काउंटिंग करने का तरीका क्या है कि 1 से, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 11 माइनस m, तो 1 से 6, 1 से 6 कितना हो गया, 6 इंटू 7/2 डेट इज 21, ये हटा दो। अब d इज इक्वल टू 2 वाला लेके देखते हैं, तो 1 3 5 7 9, तो इसी तरह और क्या होगा, 2 4 6 8 10, डन। तो क्या हो गया केस कि 9 और 10 आया, तो यहाँ पे समेशन कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 6 ले सकते हैं क्या, k इज इक्वल टू 6 वाला केस तो होगा ही नहीं। k इज इक्वल टू 6 वाला केस क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर k इज इक्वल टू 6 हुआ तो कॉमन डिफरेंस क्या लोगे, कॉमन डिफरेंस ऑड लेना पड़ेगा। खुद सोचो, k इज इक्वल टू 6 लिए तो ये तो इवन हो गया, तो d को क्या लेना पड़ेगा, ऑड। तो d को ऑड लोगे तो सपोज d 1 लिए, ठीक। अगर d 1 लिए तो क्या कोई केस ऐसा आएगा k इज इक्वल टू 6 वाला, मतलब 6 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो k इज इक्वल टू 6 वाले में क्या आ रहा है केस, सिर्फ d, यहां पे लिख लेते हैं d कितना है, तो d a प्लस ये कितना आ रहा है, k इज इक्वल टू 6 लें तो a प्लस k माइनस 1d, ये कितना आएगा, और डिवाइड बाई 2, तो a प्लस 5d डिवाइड बाई 2। सो बेसिकली क्या ये केस पॉसिबल होगा k इज इक्वल टू 6 के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि k इज इक्वल टू 6 लिए और d इज इक्वल टू 1 ले लिए कॉमन डिफरेंस, तो लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या कि 1 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो मिनिमम तो d इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा ना। तो अगर मिनिमम 3 लेंगे तो सोचो 1 4 7 10 कहाँ आया, 6 एलिमेंट्स आया ही नहीं, तो k इज इक्वल टू 6 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। k इज इक्वल टू 7 की बात कर लेते हैं, तो d पहला क्या हो सकता है, 1, तो 1 से 7 तक चल लो, फिर ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 10, और इधर कितना हो जाएगा, फिर 2 से चलेगा 8 तक, 3 से चलेगा 9 तक, 4 से 10 तक, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम कितने हो गए, मैक्सिमम 7 8 9 10, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कितने बार कंट्रीब्यूट किए, 1 2 3 4, तो टोटल 10। सुपर। k इज इक्वल टू 8 हो सकता है क्या, फिर से वही बात है, k इज इक्वल टू 8 अगर होगा तो कॉमन डिफरेंस मिनिमम 3 होगा, पॉसिबल ही नहीं है। k इज इक्वल टू 9 पे आते हैं, तो k इज इक्वल टू 9 वाले केस में क्या होगा कि d को ये ऑड है ना, तो इसको 1 मान लेते हैं, तो 1 से लेके 9 और फिर 2 से लेके 10 तक, तो कंट्रीब्यूशन कितने हो गए, मैक्स कितना हुआ 9 और 10, तो सेट कितने हो गए काउंटिंग, सॉरी 11 माइनस 10 1 और 11 माइनस 9 2, तो सम कितना हो जाएगा 3, सम विल बी 3, डन, सम हो गया 3। अच्छा, लास्ट k इज इक्वल टू 10 पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे देखेंगे, तो कंट्रीब्यूशन, सो टोटल कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन ये देख रहे हैं कि k इज इक्वल टू 1 वाले से कितना कंट्रीब्यूट हुआ, k इज इक्वल टू 2 वाले से कितना हुआ, k इज इक्वल टू 3 वाले से कितना हुआ, k इज इक्वल टू 4 वाले से कितना हुआ, फिर k इज इक्वल टू 5 वाले से कितना हुआ, k इज इक्वल टू 6 तो था ही नहीं, 7 वाले से कितना हुआ, 8 था ही नहीं, k इज इक्वल टू 9 वाले से कितना कंट्रीब्यूट हुआ, ठीक। सो बेसिकली k इज इक्वल टू 1 के बारे में अगर देखें, k इज इक्वल टू 1 से कंट्रीब्यूशन हुआ है टोटल 55, मतलब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब जो S1 वाला सेट था
जब S1 वाले सेट को देखा गया तो 1 हम ये देख रहे हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ सबसेट है ना, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 1 कितने जगह पे आ सकता था। ठीक है, तो ऐसा दिखा कि जो S1 था, एक्चुअली तुम खुद सोचो, वो 1 वाले सबसेट में भी आ सकता था, 2 वाले सबसेट में भी आ सकता था, 3 वाले में भी, 10 वाले में भी। और जो 2 वाला सबसेट था मतलब S2, तो 2 वाला सबसेट किस में आ सकता था, 2 में, 3 में से लेके 10 तक। इसीलिए उसका काउंटिंग ऐसे करे थे, k इज इक्वल टू 1 55। ठीक, अच्छा k इज इक्वल टू 2 के बारे में अगर बोलें तो k इज इक्वल टू 2 में कंट्रीब्यूशन कितना था बच्चों? सो इट वॉज टोटल कितना, 36, 21, 10 और 3, सो 36, 56, 57, 67, 70। k इज इक्वल टू 2 के लिए 70। ठीक, k इज इक्वल टू 3 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, 36, सेम 70। k इज इक्वल टू 4 के बारे में अगर बात कर लें, k इज इक्वल टू 4, तो इस केस में कितना हो जाएगा, सिर्फ 10, कंट्रीब्यूशन कितने थे 10। अच्छा, उसके बाद 24, 10, 24, उसके बाद k इज इक्वल टू 7 वाले में, इसमें तो 10 और 3, 10 और 3 टोटल कितने हो गए, 70 दो बार हैं, 140, 150, 160, 160 और 55, तो 215, 215 और 27, तो 242, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 242। अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग, इट टुक सो मच ऑफ टाइम बट एक्चुअली इट इज़ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। आप काउंटिंग कैसे कर रहे हो रेगुलराइज, देखो आपको ये भी देखना था कि सबसेट बनाने हैं, आपको ये भी देखना था कि एवरेज ऑफ द एलिमेंट सेम होना चाहिए। अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज ऑफ द एलिमेंट डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने ये देख लिया कि सबसेट्स कैसे काउंट करने हैं। ठीक है, और सबसेट्स काउंट करने का तरीका को मैं फॉर्मलाइज कर दिया। कैसे फॉर्मलाइज करा कि मेरे को ये पता चला कि जब भी सबसेट्स फिक्स्ड एन के लिए समेशन ऑफ एन निकालना है तो जो ए पी होगा एस, वो जो उसमें लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा वैलिड होगा सबसेट एम प्लस 1 एम 10 तक के लिए। ठीक है, तो उसको काउंट करने का तरीका क्या हो गया कि किस किस सबसेट में वो काउंट होगा, तो एस एम में काउंट होगा, एस एम प्लस 1 में काउंट होगा, एस 10 तक काउंट होगा। सो इसका टोटल कितना हो गया, 11 माइनस n टाइम्स। इससे सिंपल से मैं क्या समझा सकता हूँ, आप ऐसे देख लो बच्चों कि अगर मान लो सपोज मैं एक नंबर चुनता हूँ 8, सपोज n इज इक्वल टू 8 है, तो खुद सोचना कि कैसा कैसा मैं एपी बना सकता था। एक तो 8 बना सकता था, एक तो 6, 7, 8 बना सकता था। ठीक है, उसके बाद मान लो 4, 6, 8 बना सकता था, उसके बाद 2, 4, 6, 8 बना सकता था, हाँ या ना। ठीक है, मतलब अगर लार्जेस्ट एलिमेंट अगर मैं 8 मान लूँ, जैसे m इज इक्वल टू 8 मान लूँ, तो मेरे कितने ऐसे एपीज बन सकते हैं, तो 8 बन सकते हैं, 6, 7, 8 बन सकते हैं, 4, 6, 8 बन सकते हैं। मतलब इसमें एक कंडीशन भी है, याद रखना कि जो भी नंबर्स का सम हो वो डिविजिबल बाय दैट नंबर्स होने चाहिए। जैसे 6 प्लस 7 प्लस 8 3 से डिविजिबल है, तो ये कंडीशन के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे n 9 है सपोज, एक फिर M9 है। ठीक है, M9 है तो मैं क्या ले सकता हूँ, 8 9 ले सकता, कट रहा है क्या 2 से, नहीं कट रहा है, ये नहीं लूँगा। तो लेकिन 7 8 9 ले सकता क्या, बिल्कुल ले सकता, ट्रू है। 6 7 8 9 ले सकता क्या, 4 से डिविजिबल, बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट, ले सकता हूँ। तो वही केसेस मैंने नीचे बताए, तो टोटल ऐसे कितने होंगे जब मैं 8 के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, सो क्या हो रहा है कि जब 8 के लिए अगर देखा जाए तो क्या हुआ, 8 6 7 8, 4 6 8 ऐसे हो रहे हैं। तो अगर m लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो वही मैं कह रहा हूं, अगर m लार्जेस्ट एलिमेंट है और रेंज तुम्हारा कहां से, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक इंक्लूडेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा, पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m कितने हो जाएंगे। सिंपल है कि जो m था उसमें 10 माइनस कर लो, 10 माइनस m और प्लस 1 कर लो। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, दैट इज 11 माइनस m। इसीलिए मैं सम कर रहा हूँ 11 माइनस m को लेके जब m मैक्सिमम है। अच्छा, लेकिन कंस्टेंट क्या क्या डिफाइन है, जो डिफाइन है वो यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, डन, सुपर। नेक्स्ट, अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ नया चीज़ मिलेगा। क्या नया मिलेगा अभी देखते हैं। लेट p बी ए प्राइम, ठीक है, p बी ए प्राइम सच दैट p स्क्वायर can be written as
डिफरेंस ऑफ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स, दो परफेक्ट क्यूब का डिफरेंस है। फाइंड ऑल सच प्राइम्स, फाइंड ऑल सच प्राइम्स P, ठीक है। सो ये कैसे निकालेंगे? अब देखो बोल क्या रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि पी स्क्वायर कैन बी रिटन एज टू डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जहां की P प्राइम नंबर है, P इज एन एलिमेंट ऑफ प्राइम एंड एक्स वाई क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये कह रहा है दो डिफरेंट परफेक्ट क्यूब का। अच्छा, अब देयरफॉर पी स्क्वायर कितना होगा, 0 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन y होना तो बनता है। अब इसको क्या करते हैं, दिस कैन बी समराइज्ड एज पी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब एक बात बताओ, इधर पी स्क्वायर लिखा है तो पी स्क्वायर का डिवाइजर, द डिवाइजर्स ऑफ पी स्क्वायर क्या क्या होगा, डिवाइजर्स ऑफ पी स्क्वायर। एक बात बताओ, जैसे 7 का स्क्वायर है तो क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, दूसरा 7 हो सकता है डेट इज पी, और तीसरा पी स्क्वायर हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब केसेस बन जाएंगे यहाँ पे, केस, केस क्या क्या केस बनेगा, तो केस 1 ऐसा मान लेते हैं कि x माइनस मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या हो सकता है, पी स्क्वायर का फैक्टर्स, एक तो 1 एंड पी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये एक केस बनेगा, ठीक है। फिर केस 2 क्या होगा, केस 2 फैक्टर्स आर, केस 2 सोचो, केस 2 फैक्टर्स आर पी एंड पी, पी एंड पी। अच्छा, पी और पी स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है, केस 2 ये बन सकता है। और क्या केस बनेगा जिसमें पी स्क्वायर आ जाए, तो एक तो 1 इंटू पी स्क्वायर बना, पी इंटू पी बना, और कोई तरीका है क्या, नहीं कोई तरीका नहीं है। इस डिवाइजर्स में दो ही तरीका बन सकता है, एक तो 1 और पी स्क्वायर लेके और पी एंड पी लेके, ठीक। सो हाउ टू प्रोसीड नाउ, व्हाट इज द वे टू प्रोसीड। सो क्या कर सकते हैं इसमें, पहला केस लेते हैं, केस 1, केस 1, केस 1 में क्या है कि फैक्टर्स आर 1 एंड पी स्क्वायर, फैक्टर्स एक और पी स्क्वायर है, तो जब एक और पी स्क्वायर है तो एक काम करते हैं, पहला केस ऐसा मानते हैं, लेट x माइनस 1, राइट साइड में क्या था, x माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये मान लिए। तो यहाँ से x कितना है, y प्लस 1, इसको पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह y प्लस 1 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, ठीक। सो दिस विल बिकम, ये कितना आएगा, सो दिस विल बिकम वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर और +1 +1, तो इसको हटा दो और कितना हो जाएगा 2y बाई 3y, सो 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको क्या किया जा सकता है, समथिंग कैन बी डन टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, तो 3 बाहर है और y स्क्वायर प्लस 2y, ऐसा कर सकते हैं कि 36, और यहाँ पे 36 बनाना है ना, तो 3 को किस चीज़ से अभी मल्टीप्लाई करें जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका वही है कि 3 बाहर निकाले, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई बचा, लेकिन हमें वाई स्क्वायर प्लस 2y चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 2 से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये 9 हो जाएगा, 9। सो बेसिकली 12 से करना पड़ेगा, क्यों, जब 2 से किए तो नहीं आया, ये पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, 3 से किए तो नहीं बना, तो ऐसा नंबर से करना पड़ेगा ताकि 3y स्क्वायर जो है परफेक्ट बने। तो 12 से कर लेते हैं, 36y स्क्वायर बन रहा है, 36y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 12 इज इक्वल टू 12p स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसका मतलब ये कितना हो गया, 6y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 6y, हमें क्या चाहिए इंटू 3,
और +9 इधर कर लेते हैं तो 12p² माइनस 3 इधर हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 6y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12p² माइनस 3. ये बन गया. डन. सो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इस तरफ भी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा. दिस मस्ट बी परफेक्ट. मस्ट बी परफेक्ट. सो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर 3 into 4p² माइनस 1 मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर. मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर. ठीक. अब इसका मतलब क्या है कि 3 तो एक फैक्टर है. 3 इज वन फैक्टर. तो 4p² मस्ट बी डिविजिबल. 4p² माइनस 1 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3. ये भी 3 से डिवाइड होना चाहिए. अब इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा हो गया तो पहला बात तो 4p² को हम क्या लिख सकते हैं? 4p² कैन बी रिटन एज, इसको एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि 3 into 4p². लेट एक सिंपल सा काम करते हैं ना. लेट 4p² माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू सम k². ठीक है. सो देयरफॉर हम ये क्या कह सकते हैं? देन 4p² माइनस 1 शैल बी इक्वल टू सम 3. क्यों? यहाँ भी 3 है तो एक काम करते हैं 3m² फॉर सम इंटीजर m. फॉर सम इंटीजर m. ये तो हो गया. इसका मतलब दिस इंप्लाइज 4p² माइनस 3m² इज इक्वल टू 1. सुपर. दिस द इक्वेशन फॉर सम इंटीजर m. लेकिन ये एक स्पेशल इक्वेशन है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? we say this is actually something known as Pell equation. अब जिन बच्चों को Pell equation नहीं आता उनके लिए टफ हो जाएगा. मैं Pell equation थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ फिर यहाँ पे वापस आऊँगा. ठीक है. जिनको नहीं पता है Pell equation क्या होता है और इसके सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, ठीक है, तभी जाके आप कंक्लूड कर पाओगे यहाँ पे. तो Pell equation इस टाइप का दिखता है. x² माइनस dy² इज इक्वल टू 1 वेयर d बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब z+ कह लो. सिंपल है. ठीक है. दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए d. जैसे देख लो यहाँ पे 3 था तो कैसा होगा परफेक्ट स्क्वायर में? 2 3 5 7 ऐसा होना चाहिए. ठीक. एंड वी ओनली वांट अच्छा यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर लो. वी ओनली वांट क्या? हम लोग को दो ही चीज चाहिए. होल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ कि x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 1. ये Pell इक्वेशन है. इस Pell इक्वेशन, ठीक है, ये Pell इक्वेशन है. अब इस Pell इक्वेशन में जब x को क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे तो नहीं आएगा. 2 4 माइनस 2 और 1 नहीं आएगा. एक काम करते हैं x को 3 पुट करते हैं और y को 2. तो x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2. देखो इज ए सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर माइनस 8 हो गया 1. ठीक है. तो अब क्या करना है? नाउ वाई Pell इक्वेशन? तुम बोलोगे सर ये तो तुक्का ही मारे. तो Pell इक्वेशन क्यों चाहिए? सुनो. इफ वी फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर सॉल्यूशन, ठीक है, होल नंबर सॉल्यूशन, देन वी कैन फाइंड जनरल सॉल्यूशन. देन वी कैन फाइंड ऑल अदर जनरल सॉल्यूशंस. ये कह रहे हैं. कैसे फाइंड करेंगे? मान लो जो फंडामेंटल सॉल्यूशन आया, से फंडामेंटल सॉल्यूशन इज क्या? x1, y1. ठीक. तो क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म. क्यों होता है ये भी बता दूंगा. ऑलवेज ऑफ द फॉर्म
किस फॉर्म का होगा बच्चों? सो दिस विल बी x1 प्लस y1 रूट डी पर पावर n, जहां की n क्या है? n इज इक्वल टू 2, 3, 4 और ये चलता रहे, ठीक है। सो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो कोई एक ऐसा फॉर्म आएगा xn प्लस yn रूट डी एंड पेयर xn yn will be new solution. Now this is important. अब ये कैसे? तो देखो एक बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ये भी बता दूंगा ये कहाँ से आया। पहले एक काम करते हैं, फाइंड नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी दिए थे क्वेश्चन ऊपर में एग्जाम्पल, तो इसमें अब कैसे निकालेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन? तो पहला सॉल्यूशन क्या था? x1 कॉमा y1 क्या था? इज इक्वल टू 3,2 था, ठीक। अच्छा d कितना है? 2। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसा होगा? नेक्स्ट सॉल्यूशन, सो दिस विल बी 3 प्लस क्या था? x1 2 रूट 2 पर पावर n। सो जब इसको n मतलब n को 2 रखते हैं तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 4 8, तो 9 17 और प्लस 12 रूट 2, 12 रूट 2। सुपर। इसका मतलब नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी 17,12, 17,12। डन। अब चेक करके देख लो कितना था। लेट्स पुट इट इन ओरिजिनल इक्वेशन और देखते हैं कि पहली इक्वेशन हमने सही लिखा है कि नहीं। ओरिजिनल इक्वेशन, अब ओरिजिनल इक्वेशन कितना था? एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये 1 होना था, तो 17 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते हैं, 289 माइनस 288, सुपर, इज इक्वल टू 1। सुपर, यही आ रहा है, तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये परफेक्ट है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन चाहिए तो फिर से क्यूब कर लो। नेक्स्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? फिर से 3 प्लस 2 रूट 2 का क्यूब कर लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट सॉल्यूशन का, ठीक। अगर प्रूवेंस देखें तो हायर क्लासेस या फिर अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में पढ़ाऊंगा जो कि आरएमओ के क्लासेस में होगी तो उस टाइम मैं इसे डिटेल में बता दूंगा, बट अभी बस इतना ऐसा समझ लो बच्चों कि वाई इट वर्क्स क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि जो x1 प्लस y1 रूट डी है और x1 माइनस y1 रूट डी है, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर्स, कॉन्जुगेट्स। और इनका प्रोडक्ट क्या देता है? इनका प्रोडक्ट गिव्स वन, ठीक है, गिव्स 1। तो होता क्या है कि एक्चुअली व्हेन यू आर रेजिंग पावर, जब आप पावर इसका रेज कर रहे हो, व्हेन यू आर रेजिंग पावर ऑफ दिस, पावर फॉर व्हाट? पावर ऑफ x1 प्लस y1 रूट डी, तो इसका मतलब कर क्या रहे हैं? एक्चुअली यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 1, बट क्लेवरली एक्चुअली आप थोड़ा क्लेवरली इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए। क्यों? मैं खुद से कह रहा हूं कि x1 प्लस y1 रूट डी और x1 माइनस y1 रूट डी इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो जब उसका हायर पावर रेज कर रहे हो। अगर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना है तो वेट फॉर सम टाइम, जब कंटिन्यूड फ्रैक्शन की क्लासेस होगी उस टाइम में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा पेल्स इक्वेशन को, एंड देन यू विल फाइंड। बट बेसिकली अभी हमारा उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना था। किसका सॉल्यूशन निकालना था? सो 4p स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का, ठीक है, ये आया था इक्वेशन, ठीक है। तो कंडीशन, अब देखो, अगर पेल्स इक्वेशन के बारे में पता चल गया कि इसका जनरल फॉर्म कैसा दिखता है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कैसे निकलेगा। 4p स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। नाउ इसको लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन को किस फॉर्म में लिखते हैं? सॉल्यूशन आर x कॉमा वाई, किसके लिए लिख रहे हैं? 2p को x मान लेते हैं तो x का स्क्वायर और 3m को y मान लेते हैं 3y स्क्वायर, वेयर x इक्वल टू 2p, y इज इक्वल टू m, ठीक है। सो सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा?
ये एक्स स्क्वायर माइनस सी 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा? एक काम करते हैं, x को 1 ले लेते हैं, नहीं x को 2 लो, y को 1, तो शायद पहला सॉल्यूशन आ जाए। कैसे? 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया ना 1। तो बेसिकली अब जो बाकी सॉल्यूशन होंगे वो कैसे आएंगे? सॉल्यूशन विल बी पावर्स ऑफ, किसका पावर हो जाएगा? पावर्स ऑफ 2 प्लस रूट 3, हाँ या ना, 2 प्लस रूट 3 का पावर होगा। तो पहला सॉल्यूशन एक्स वाई कितना आया था? 2,1। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है? एक्स का मतलब क्या है? 2p, 2p इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू 1, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। हमें तो प्राइम चाहिए था, तो ये तो सॉल्यूशन हुआ नहीं। सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा? 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 7, 7 और 4 रूट 3। तो फिर से क्या हो गया? एक्स कॉमा वाई कितना हो गया बच्चों? 7,4। लेकिन फिर से 2p बराबर 7 है, तो p बराबर 7/2, नॉट प्राइम, हटा दो। नेक्स्ट 2 प्लस 3 का रूट 3 का क्यूब कर लो, तो a क्यूब दैट इज 8 प्लस 3 रूट 3 प्लस 3ab दैट इज 6 रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ठीक है, डन। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 26 प्लस 15 रूट 3, ठीक है। तो किस फॉर्म का हुआ? एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई हो गया बच्चों 26,15। तो 26,15 मतलब 2p बराबर 26 है, तो p बराबर कितना हो गया? 13। सो p इज 13। ये तो प्राइम है, ये तो प्राइम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू 13 इफ p इज इक्वल टू 13। अब हम ओरिजिनल इक्वेशन चेक करते हैं। p अगर 13 है तो कहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना होगा? सो आवर वैल्यू वॉज रिक्वायर्ड, ओरिजिनल इक्वेशन कहाँ पे गया? p इज इक्वल टू 13 किस में पुट करूं? सो एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर था, तो फाइनली कितना आया था बच्चों? आई थिंक दिस वाज द इक्वेशन, 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सुपर। 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, सो 3y स्क्वायर प्लस y 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर दैट इज 169। तो यहाँ से कितना हो गया? 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 168 इज इक्वल टू 0। 3 कटा दो यहाँ से, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस कितना हो गया? 56 इज इक्वल टू 0। अब ये तो मिडिल टर्म फैक्टराइज हो सकता है, कैसे? y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इंटीजर सॉल्यूशन क्या क्या होगा? एक तो y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू माइनस 8। अब क्योंकि y जब 7 है तो x कितना हो जाएगा? 8, और जब y माइनस 8 है तो ये तो हम चुनेंगे ही नहीं, इसको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ से कि p इज इक्वल टू 13 इज वन सॉल्यूशन, ठीक है। p इज इक्वल टू 13 एक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, और क्या है बच्चों? थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्या इससे ज़्यादा भी निकालना पड़ेगा हमें फैक्टर्स। फाइनल फॉर्म क्या आया था? 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 12p स्क्वायर था, ठीक है। सो पहली इक्वेशन से हमें एक सॉल्यूशन मिला। अच्छा, इसके हायर सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं क्या? तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 2 पर पावर 4 देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? सो 3 प्लस 2 रूट 2, सॉरी ये तो इसका एग्जाम्पल है ना, आई एम सॉरी। यहाँ पे हमें क्या देखना है बच्चों? नीचे देखो कि हमें वैल्यू किस फॉर्म का चाहिए था? 2 प्लस रूट 3। तो 2 प्लस रूट 3 पर पावर 4 देखते हैं। तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ था बच्चों? 7 प्लस 4 रूट 3। तो 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? सो बेसिकली दिस विल बी 49 प्लस 4 4 16 48 प्लस कितना? That is 7 4 28 28 56 रूट 3। तो दिस इज 97 प्लस 56 रूट 3। तो एक सॉल्यूशन क्या हो जाए? 97। फिर दिस कैन नॉट बी ए सॉल्यूशन, दिस कैन नॉट बी ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू तो क्या होगा? x और y वो नेगेटिव वैल्यूज आते जाएंगे, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन जो है p इज इक्वल टू 13 इज ओनली सॉल्यूशन हियर, यहाँ से और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब सेकेंड फैक्टर क्या था? केस 2। केस 2 में हम लोग माने थे कि ओनली सॉल्यूशंस मतलब फैक्टर्स क्या क्या होंगे? p एंड p, फैक्टर्स आर p एंड p।
ठीक है, तो P और P जब फैक्टर्स होगा तो किसके लिए देख रहे हैं सॉल्यूशन हम लोग, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के लिए। सो देयर फॉर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फैक्टर्स अगर P और P है तो x माइनस वाई को P मान लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को भी P मान लेते हैं। ठीक है, डन। और अब क्या हो जाएगा कि इसमें x इक्वल टू पी प्लस वाई अगर पुट करेंगे, ठीक है, तो x माइनस वाई अगर p है और p प्लस वाई अगर पुट करें तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस पी, इसमें पुट कर देना है तो p प्लस वाई का स्क्वायर प्लस p प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p। सो बेसिकली वैल्यू कितना हो गया, p स्क्वायर, एक तो आ जाएगा कितना p स्क्वायर, ठीक है, x इक्वल टू पी प्लस वाई, तो p प्लस वाई का होल स्क्वायर, हाँ p स्क्वायर यहाँ से आएगा, अब p प्लस वाई, ठीक है। सो ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर इसको रहने दो और साथ में 2py और py 3py यहाँ रहने दो, साथ में p स्क्वायर यहाँ रहने दो, सो प्लस p स्क्वायर, ठीक है। सो हाँ यार डन, इज इक्वल टू p, ये रहा। सो बेसिकली व्हाट्स गोइंग टू बी द वैल्यू, 3y स्क्वायर प्लस 3py प्लस p इंटू पी माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ, सो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर दैट इज 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू सी दैट इज p इंटू पी माइनस वन, तो p स्क्वायर माइनस p, तो ये वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 9 माइनस 12, सो दिस इज माइनस 3p स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस 12p, सो दिस इज 12p, डन। सो बेसिकली दिस बिकम्स 3p बाहर ले लो तो 4 माइनस p, ठीक है, p प्राइम है, p इज प्राइम ग्रेटर देन 0, p एक प्राइम है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 4 माइनस p जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो p लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो केस क्या बचता है, दो ही केस बचता है, प्राइम कौन कौन से हो सकते हैं, p इज इक्वल टू 2, 3, 4 से कम तो दो ही प्राइम होते हैं, तो जब p इज इक्वल टू 2 डालेंगे, p इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू 2 डाले तो 6 इंटू 2 दैट इज 12, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया 12, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, हमें तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो p स्क्वायर आएगा कैसे, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ताकि ये फैक्टराइज हो सके, ठीक है, और तब इंटीजर वैल्यूज देंगे, लेकिन ये तो आ नहीं रहा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो p इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, सो 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर, सुपर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब एक काम करते हैं कि इस केस में p इज इक्वल टू 3 मान के इक्वेशन निकालते हैं, कितना हो जाएगा, ऊपर सोचो 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 3, 3y स्क्वायर, ठीक है, p इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 3y स्क्वायर और प्लस कितना बोले 9y और प्लस p स्क्वायर माइनस p, सो डैट इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली ये वैल्यू कितना हो गया, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो देयर फॉर डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, मतलब y कितना हो जाएगा -1 -2, ठीक है। तो अगर y -1 है तो x कितना हो रहा है, x क्या था, y प्लस p था, तो -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या होने लगेंगे कि p इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। सो अगर p इज इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन हो गया तो पॉसिबल प्राइम्स क्या क्या होगा, 3 और 13, दो आंसर आया, ठीक है। सो डिफरेंस फाइंड ऑल सच प्राइम्स, तो p इज इक्वल टू 3 था एंड p इज इक्वल टू 13 था।